नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। कथन महत्वपूर्ण कथनों के वीडियो के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर हम उन महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे जो कि इतिहास के उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों या उनके विषय में कहे गए हैं जो इतिहास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं और हम बात कर रहे हैं 2016 से लेकर 2025 तक के उन सभी इम्पोर्टेंट कोटेशंस की जो अब तक पूछी जा चुकी है। इनके आधार पर आप एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना यानी प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको अगली परीक्षा की तैयारी किस स्तर पर करनी है। साथ ही साथ अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी सेट एग्ज़ाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कोटेशन की। यहाँ पर कोटेशन आती है कि कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह कथन किसके संबंध में कहा जाता है? किस मराठा शासक के विषय में यह कथन कहा जाता है? तो अगर शिवाजी महाराज ऑप्शन में है तो स्वाभाविक तौर पर अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जहाँ पर से हमें ये साबित हो कि वह व्यक्ति बहुत ही महान चरित्र वाला रहा होगा तो सीधे तौर पर आप शिवाजी महाराज को लगा सकते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज ने न केवल विदेशियों की नाक में दम की, उन्होंने पुर्तगालियों को लूटा, उन्होंने मुग़लों को लूटा, उन्होंने बीजापुर को लूटा। तो यहाँ पर से यहाँ तक कि आगे चलकर मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि जो हैदर अली जिसने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा शिकस्त दी कई बार, उस तक को यहाँ पर टैक्स देना पड़ा था। यहाँ तक कि बंगाल के अलीवर्दी खां को भी इन मराठों को टैक्स देना पड़ा था। तो ये सब की शुरुआत कौन कर रहा है? तो इन सब की शुरुआत कर रहे हैं शिवाजी महाराज। उन्होंने मराठा साम्राज्य को इतना मजबूत बना दिया कि आज भी अगर हम राष्ट्रवाद की या राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ पर शिवाजी महाराज को हम देखते हैं, महाराणा प्रताप को हम देखते हैं। हालांकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर या फिर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विचारों वाले, रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति रहे होंगे जिस तरह से हम एक कट्टर हिंदूवादी शासक की छवि के रूप में उन्हें देखते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनकी सेना में एक बड़ी मात्रा में मावले शामिल थे जो कि बहुत ही निम्न वर्ग से आने वाले मराठा किसान थे। और साथ ही साथ उनके प्रशासन में मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल थे। उन्होंने मस्जिद के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने धन दिया था। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इतिहासकार बताते हैं कि जब 1664 में उन्होंने सूरत की लूट की तो कहते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम महिला को उनके सामने पेश किया गया। अक्सर क्या होता है कि जब कोई शासक कहीं पर हमला करता है या लूट करता है तो उस जिन पर वह हमला करता है वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है गुलामों की तरह, और उनका शोषण किया जाता है। तो उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम महिला को लाया गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन सैनिकों को डांटा जिन्होंने उन्हें बंदी बनाकर लाया था उस महिला को, और उस महिला से कहा कि काश मेरी माँ भी आपकी जितनी खूबसूरत होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। तो यहीं पर से, इसी पॉइंट से शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व का पता चलता है कि जिस महिला को उनके लिए लाया गया कि भाई आप इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाइए, आप बताइए आपको आपके हरम में रखवा दें क्या इन्हें या फिर आपके महल में छुड़वा दें क्या। उस महिला को वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरी माँ इनके बराबर खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। यानी कि उस अनजान महिला की तुलना वे सीधे तौर पर अपनी माँ से कर रहे हैं। तो ये बताता है कि इतिहास में हमें किन्हें पढ़ना चाहिए, किन्हें नहीं पढ़ना चाहिए और इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए। इसीलिए इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि हमें गड़े मुर्दे उखाड़ना है या फिर हमें सिर्फ तारीखें याद रखनी है। हमें ये भी देखना है कि उन व्यक्तित्वों के विचार कैसे थे और किस तरह से हम उन्हें वर्तमान में ला सकते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जब इस तरह से आप इतिहास पढ़ते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट हो या नेट हो,
सारे एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से निकाल लोगे और इतनी शानदार पीएचडी करोगे जैसे बिपिन चंद्रा हुए, सतीश चंद्रा हुए, इरफान हबीब हुए, उस तरह के हिस्टोरियंस में आपका नाम भी आ सकता है। बस आपको इतिहास से प्यार होना चाहिए, ठीक है। इतिहास को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़िए। आइए अगले कोटेशन में बढ़ते हैं और माफ़ी चाहूँगा, पहले ही मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया। बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकारों को भी नहीं था। तो ये कथन अबुल फज़ल किसके विषय में कहता है? तो अबुल फज़ल का कार्यकाल किसके समय के दौरान रहा? तो ये ध्यान रखना कि अबुल फज़ल का जो समय काल रहा वह अकबर के समय के दौरान रहा। इतनी सी बात अगर आपको पता चल गई तो आप अकबर लगा सकते हो। और अगर आपको नहीं भी पता है और आपको ये क्वेश्चन में मिल रहा है कि भैया मुग़ल काल का महान शासक आपको बताना है जो संगीत में रुचि रखता था, तो वो कौन है? वो अकबर होगा। इसी तरह जहांगीर के विषय में चित्रकारी से जुड़े अगर कोई अच्छे कोटेशन आए तो वो जहांगीर के विषय में। जहांगीर अपनी आत्मकथा में कहता है कि भाई मैं बिना, आप मेरे सामने पेंटिंग रख दो, मैं आपको बता दूंगा कि उस पेंटिंग को किसने बनाया है, बिना कोई हिंट दिए या फिर बिना किसी और दूसरी मदद के मैं आपको बता दूंगा कि मेरे किस चित्रकार ने बनाया है। यहाँ तक कि वो यहाँ तक कहता था कि मैं ये भी बता दूंगा कि भैया पेंटिंग का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है और पेंटिंग का अगला हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। तो इतना ज़्यादा पेंटिंग से उसको लगाव था। इसी तरह स्थापत्य की बात आए तो स्थापत्य की बात में शाहजहाँ और अकबर, इन दो के ज़्यादा नाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर पाबंदियाँ लगाने की बात हो या फिर थोड़ी सी कट्टरता की बात हो तो वहाँ पर औरंगज़ेब आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको आसानी होगी। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित मूल्यांकन किसका है? कौन सा मूल्यांकन भाई? तो यहाँ पर कहा गया है कि हैदर एक सुधारशील राजा था और उसने कुछ नव प्रवर्तन प्रदर्शित किए। टीपू एक नव प्रवर्तनशील राजा था और उसने कोई सुधार नहीं किए। ये कथन है मार्क बिल्सन का। मार्क बिल्सन क्या कहते हैं कि हैदर एक सुधारशील राजा था और उसने नई चीज़ों की भी शुरुआत की। यानी कि बदलाव, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक आपकी सोच है कि समाज में बदलाव होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी यह है कि आप अपनी सोच को एक्ट भी कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा सुधार होना चाहिए और आप वैसा सुधार कर रहे हैं। तो ये हुआ एक सुधारशील राजा और नव प्रवर्तन प्रदर्शित करने वाला राजा। कौन? हैदर अली, टीपू सुल्तान का पापा और मैसूर का जो राजा था, ठीक है। अब टीपू एक नव प्रवर्तनशील राजा था, मतलब कि नई नई चीज़ें लाने का उसको शौक़ था, लेकिन सुधार करने में उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रही, ठीक है। ये बात यहाँ पर कौन कहते हैं? मार्क बिल्सन। अब अगला हम देखते हैं निम्नलिखित कथन किसका है? हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया है। ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कथन यहाँ पर कहता है, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में इसने ही लागू किया। साथ ही साथ कॉर्नवालिस कोड बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है ब्रिटिश कानूनों में, उसकी शुरुआत भी इसी के समय पर होती है। अब हम अगले कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित रियासती शासकों में से एने महोदय द्वारा किसे अंग्रेज़ों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेज़ों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। तो ये पेशकश की थी भाई साहब भोपाल की बेगम ने। हालांकि ज़्यादातर जो रियासती शासक थे वो अपनी रियासतें बचाने के लिए अंग्रेज़ों के समर्थन में थे। जैसे कि ग्वालियर के जो सिंधिया हैं उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की थी और अंग्रेज़ों का पूरा समर्थन उन्होंने किया था। आगे चलकर ज़्यादातर जैसे राजपूत शासक हुए या बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे और कई क्रांतिकारियों को उन्होंने पकड़ाया था। क्रांतिकारी
क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने दबाया था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर खुले तौर पर ये घोषणा नहीं की थी जो कि करती हैं भोपाल की बेगमें, और यह कहती हैं कि भाई साहब भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन है वह बने रहना चाहिए, उसको सुरक्षित रखे रहना चाहिए। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है, यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं टीबी मैकाले। अब मैकाले के विषय में यह ध्यान रखना कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, वायसराय गवर्नर जनरल, जो वायसराय विलियम बेंटिंक थे गवर्नर जनरल, उनका टाइम पीरियड जो था वो था 1828 से लेकर 1835 के आसपास उनका टाइम पीरियड था। ठीक है। अब उनके समय पर क्या होता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए कमेटियाँ बनती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें खड़ी होती हैं, पहला प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी, दो गुट बन जाते हैं। अब जो प्राच्यवादी होते हैं वो कहते हैं कि जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति है वह बेहतर है, हमें उसी को भारतीयों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। और अगर यूरोपीय ज्ञान की भी अगर हम बात करें तो उन्हें भी हमें भारतीय भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो पाश्चात्यवादी होते हैं वो कहते हैं कि भाई भारतीय ज्ञान किसी काम का नहीं है, हमें यूरोपीय ज्ञान को भारतीयों को पहुंचाना चाहिए, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, और इससे ये और भी ज़्यादा सभ्य होंगे। ठीक है। और उन्हीं पाश्चात्यवादियों का जो मुखिया होता है वो होता है लॉर्ड टीबी मैकाले। ये जो होता है ये विलियम बेंटिंक की विधि समिति जो होती है उसका सदस्य होता है। इसकी अध्यक्षता में 1834 में एक आयोग बनता है और इसकी जो सिफारिश होती है उसे मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर से भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत होती है, जिसको एक व्यापक पैमाने पर 1854 का वुड डिस्पैच करता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो चार्ल्स वुड होते हैं, और डलहौजी के समय पर वह आती है। और उसी के प्रावधानों के आधार पर भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, हालांकि आईआईटी जो रुड़की है वो पहले ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन जो बड़े मुख्य विश्वविद्यालय हैं दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों स्थापित होते हैं वुड कमेटी की सिफारिश पर। यही कारण है कि 1854 का जो वुड डिस्पैच है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको ये बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब आपको थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री की भी समझ होनी चाहिए। आपको ये बताना है कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये संधि उसका मैग्ना कार्टा हो गई, जैसे 1719 में जो होती है, 1719 में जो मुग़ल बादशाह के साथ में मराठे संधि करते हैं, हम कहते हैं कि वो दिल्ली की जो संधि होती है वो मराठों का मैग्ना कार्टा है। इसी तरह से जो इलाहाबाद की संधि होती है या फिर कौन सी संधि है जो अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा है। तो आपको ये बताना है कि ये मैग्ना कार्टा कहने के पीछे क्या कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कीजिए, अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपने तरफ से भी समझनी होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर टीबी मैकाले की ये बात हो गई। टीबी मैकाले का एक और इम्पोर्टेंट कथन आता है कि वो कहता है कि जो पूरी एशिया की जो पूरी लाइब्रेरियाँ हैं, पूरी पुस्तकें हैं, अरबी और अरबी फ़ारसी, वो कहता है कि जो अरबी फ़ारसी किताबें हैं उनकी पूरी पुस्तकालय, उनका पूरा एक पुस्तकालय अंग्रेज़ी जो लाइब्रेरी है उसके एक सेल्फ़ के बराबर भी नहीं है। सेल्फ़ मतलब कि एक खाँचा जहाँ पर पुस्तक रखी है उसके बराबर तक नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हीन समझता था भारतीय और एशियाई शिक्षा पद्धति को। साथ ही साथ ये कहता था कि भाई हमें रंग और रूप में भले ही वे भारतीय रहें लेकिन गुण में वे अंग्रेज़ रहेंगे।
इस तरह के लोगों का निर्माण करना मेरी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए, ये कहता था। हालांकि भारत सरकार अब जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है 2020, उसमें ये कहा गया है, बार बार प्रधानमंत्री और अलग अलग राजनेता भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2035 तक हम मैकाले शिक्षा पद्धति का जो प्रभाव है उसे हम बहुत कम कर देंगे। और ये ज़रूरी भी है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति के पीछे क्यों भागे जहाँ पर शिक्षा, ज्ञान और जीवन में व्यक्तित्व निर्माण का उद्देश्य तो नहीं रही, बल्कि रट्टू तोता बनकर नौकरी पाने का उद्देश्य मात्र बन गई है। जो लोग पूरी आधी उम्र 20-22 साल ये पढ़ने में गुजार देते हैं कि भाई दहेज प्रथा ठीक नहीं है, दहेज प्रथा ठीक नहीं है, जो इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई दहेज प्रथा, दहेज लेकर शादी करना वैदिक परंपरा में असुर विवाह कहा गया है, वो खुद कहते हैं कि भाई मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, मेरे को मिलती है 1.5 लाख रुपए सैलरी महीने की, आपको मुझे 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा या फिर आपको 50 लाख रुपए की एक कार मुझे गिफ्ट करनी पड़ेगी। मैं आपसे सीधे तौर पर दहेज नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे एक कार गिफ्ट कर दो, आपकी बेटी ही तो चलाएगी, मैं कौन सा चलाने वाला हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद वो आगे चलकर उसी चीज़ को अपना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था का फॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडेहम ने लिखा, वे लूटमार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। तो ये कथन है पिंडारियों के बारे में। ठीक है, पिंडारियों के बारे में एक कथन है। ये मराठों की सेना में अस्थायी सैनिक के तौर पर आते थे, उनकी लूटमार में ये शामिल होते थे और इन्हें अलग से हिस्सा दिया जाता था। हालांकि ग्वालियर के जो सिंधिया थे, जो होलकर थे, वो इनके सबसे बड़े संरक्षक थे। हालांकि अंग्रेज़ों के साथ संधि हो गई और फिर इनका संरक्षण समाप्त हो गया और फिर आगे चलकर इनका दमन हो गया। बहुत ही बुरी तरह से इन्हें ढूंढ कर मारा गया, जिसके बाद पिंडारियों का दमन हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है? तो ये बताया है महात्मा गांधी जी ने। वे 1942 में आए क्रिप्स प्रस्ताव से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे और उन्होंने यह कथन कहा। और गांधीवादी नेता और गांधी जी के भक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी कोटेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन इस तरह का मिशन है जो एक ऐसा बैंक का चेक है जो कि टूट रहा है, उसका पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहा उन्होंने? ऐसा बैंक जो टूट रहा है उसके पोस्ट डेटेड चेक के रूप में क्रिप्स प्रस्ताव की तुलना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो ये इस तरह की बात यहाँ पर आती है। अब अगला कोटेशन हम देखते हैं। किसने अपने धाय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये कथन है अकबर का। अब कई बार इस तरह के कोटेशन जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये किसने कहा होगा, हम माथा फोड़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि भाई मैंने 1200 पेज की किताब पढ़ी है, उसके बावजूद ये कोटेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने पूछ कहाँ से लिया भाई? कहीं ऐसी कोई किताब तो नहीं है जो सिर्फ एग्ज़ामिनर के लिए बनती हो, स्टूडेंट के लिए ना बनती हो? तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होती है, वो आपको समझना होता है। कोटेशन जब पूछा जाए तो आप कोटेशन, सीधी सी बात है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे जब पूछा गया कि भाई एक सवाल है और उसका उत्तर ढूंढना है तो आप क्या करते हो? तो आइंस्टाइन कहता है कि भाई मैं समाधान से ज़्यादा समस्या पर विचार करता हूँ, अपना एक बड़ा समय मैं समस्या पर लगाता हूँ तो समाधान खुद ब खुद निकल कर आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आइंस्टाइन ने कही और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो सबसे पहला क्या करते हैं हम कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सिर्फ विकल्प को देखते हैं कि भाई अकबर होगा नहीं, बीरबल होगा नहीं, जहांगीर होगा नहीं, औरंगज़ेब होगा नहीं। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कंफ्यूजन में हमारा जो डर रहता है वो बढ़ते जाता है। इसीलिए आप क्या करें, बहुत ही आराम से इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाएं
तो एक दो बार आप कोटेशन को पढ़ें, ये ना देखें कि टाइमर कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, आप उसको भूल जाएं और आप सिर्फ क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ें और फिर सोचें कि ऐसा कौन सा मुग़ल बादशाह होगा जो इस तरह के विचार रख सकता है, जो कह रहा है कि भाई जो मेरे धाय कुल है, जो मेरे अजीज़ हैं, अजीज़ मतलब जो मेरे प्यारे लोग हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, उनके बीच में एक दूध की नदी है, एक पतली रेखा है, एक रिस्पेक्ट वाली रेखा है जिसको वह पार नहीं करना चाहता है। तो ये कौन कह सकता है, इतना उदार कौन हो सकता है मुग़ल राज्य में? तो हो सकता है अकबर। तो इस तरह से भी आप सवाल को कर सकते हैं, प्रश्न को कर सकते हैं। जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुग़ल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुग़ल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर फिर से आएंगे जोधपुर के राजा उदय सिंह और फिर से आएंगे हमारे बादशाह अकबर। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और मुग़ल साम्राज्य के ये तीसरे बादशाह थे। और माफ़ कीजिएगा, खाना खाने के बाद डकार आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, हम उन्हें राजा, सम्राट या शासक नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं सुल्तान। और मुग़ल शासक जो हैं, हम उन्हें कह रहे हैं बादशाह। हम उन्हें सम्राट, राजा या महाराजा धीराज ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें क्या कह रहे हैं, बादशाह। तो सुल्तान हम दिल्ली सल्तनत के वालों को कह रहे हैं और मुग़ल वालों को हम बादशाह कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सुल्तान जो होता है, सुल्तान वह व्यक्ति होता है जो खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है और सुल्तान जिस क्षेत्र अधिकार में शासन करता है उसे कहा जाता है सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान यानी कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान जितने भी शासक हुए, उनमें से ज़्यादातर जो शासक थे उन्होंने खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया, जिनमें सबसे पहले शुरुआत करता है 1228-29 में जो लेता है वह इल्तुतमिश होता है और उसके बाद लगभग सभी खलीफा से मान्यता प्राप्त करते हैं, एक दो को छोड़कर। तो इस तरह से हम इसीलिए दिल्ली में जो इस दौरान शासन होता है उसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं और उन राजाओं को हम सल्तनत के सुल्तान कहते हैं। लेकिन जो मुग़ल बादशाह होते हैं ये खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हम खलीफा से मान्यता प्राप्त क्यों करें, क्योंकि ये जो मंगोल है, चंगेज़ खां हैं, ये माता की ओर से उनके वंशज होते हैं और जो तैमूर लंग पिता की ओर से ये पिता के पक्ष से ये तैमूर लंग के संतान होते हैं। कौन? बाबर। तो ये कहते हैं कि भाई जो हमारे माता के पक्ष वाले जो चंगेज़ खां हैं, जो मंगोल हैं, वे खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और हलाकू ने तो एक खलीफा की हत्या भी की थी और हलाकू जो कि चंगेज़ राजा था उसने एक खलीफा की हत्या कर दी थी और वह इस तरह की प्रथा को नहीं मानता था। इसीलिए अंग्रेज माफ़ कीजिएगा, मुग़ल भी इस परंपरा को नहीं मानते हैं और अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। बादशाह या पादशाह का मतलब होता है सर्वशक्तिमान राजा, जो ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ईश्वर और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ना खलीफा है ना कोई धर्म गुरु है। इसलिए हम देखते हैं कि मुग़ल काल में जो उलेमा वर्ग है या फिर जो धर्म गुरु वर्ग है उनका प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस तरह से आपने, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी और ये कथन जो कहते हैं ये बादशाह अकबर कहते हैं, जब एक चारण यानी कि जो व्यापार जो गैया वैया चराने वाले होते हैं वो शिकायत लेकर आता है, तो अब अकबर के सामने ये होता है कि भाई उसके जो जोधपुर का राजा है उदय सिंह, उसके साथ अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। अब कोई उसकी शिकायत लेकर आया है तो वो उदय सिंह से कैसे बात कर सकता है? तो
अकबर मजाक में टाल देता है कि भाई वो मोटा राजा है यार, उससे क्या बात करूँगा मैं। और बात ये भी थी कि जो उदय सिंह बहुत ही ज़्यादा मोटे थे और इन्हें घोड़े में तक बैठते नहीं बनता था, ये इतने मोटे थे। तो इस तरह से वो टाल देता है। यहाँ पर आप उसकी कॉमन सेंस की भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक फैक्ट है जो मुझे याद आया था और मैंने इसमें लिख लिया था कि जो हर्ष है, हर्ष का दूसरा नाम है शिलादित्य। हर्ष अपने आप को क्या कहता है, उसका दूसरा नाम है शिलादित्य। और एक फैक्ट और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मगधी राज की उपाधि दो शासक लेते हैं, पहला है अशोक और दूसरा है हर्ष। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रख लेना कि कश्मीर पर तीन शासक अधिकार करते हैं, कनिष्क, अशोक और हर्ष। हर्ष जो होता है वहाँ पर जाता है, युद्ध करता है, जीतता है, लेकिन वह अधिकार नहीं करता, वहाँ के राजा को गद्दी सौंपकर वापस आ जाता है। जबकि अशोक जो है वह कश्मीर को अपने एक प्रांत के रूप में बनाता है और वहाँ पर श्रीनगर की स्थापना वह करता है। उसी तरह कनिष्क भी कश्मीर पर अधिकार करके शासन करता है। उसके बाद में जो अकबर है, अकबर कश्मीर को जीतता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे शासक हैं जिनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि अगर आप उनके व्यक्तित्व को समझ गए तो आप उनसे जुड़े कोटेशन को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे आपके सामने अगर किसी पॉपुलर एक्टर की आवाज़ सुनाई जाए तो आप समझ जाओगे कि ये सलमान खान की आवाज़ है या शाहरुख खान की आवाज़ है या फिर यश की आवाज़ है, केजीएफ वाले। तो ये आप समझ जाओगे। ठीक है, उसी तरह अगर आपने व्यक्तित्व को समझ लिया जो राजा हैं, तो आप ये भी समझ पाओगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे सल्तनत काल का ऐसा राजा जिसने बाजार व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था पर ज़्यादा काम किया, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगर एकता व्यवस्था से जुड़े किसी शासक के बारे में सवाल पूछे तो वो आएगा इल्तुतमिश। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ही ऊट-पटांग काम है, राजधानी परिवर्तन, मुद्रा से संबंधित बात हो या फिर कराचिल अभियान की बात हो या फिर इस तरह की कुछ ऐसी बातें जो अटपटी सी लगें दिल्ली सल्तनत से जुड़ी, तो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पर आ सकता है। इसी तरह एक ऐसा राजा जो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, ऊंचे और नीचे को बहुत ज़्यादा मानता है, तो वो सीधे तौर पर बलबन आ सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे शासक हैं जिनके व्यक्तित्व को अगर आप एक बार समझ ले तो उनसे जुड़े सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सराय निर्माण की बात हो तो सीधे तौर पर उत्तर शेरशाह सूरी आएगा। देखिए, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में और उत्तराधिकारी के बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा। तो यह कथन किसका है? यह कथन है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वह 1540 से 1545 ईस्वी तक था और 5 वर्षों में ही इसने इस तरह की शासन व्यवस्था का निर्माण कर दिया कि कहते हैं कि इसकी भू राजस्व व्यवस्था को काफ़ी हद तक टोडरमल ने अपनाया। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, भू राजस्व सुधार उसने किया था, तो मुग़ल प्रशासन को भी काफ़ी हद तक इसने प्रभावित किया और कहते हैं कि अकबर बना क्योंकि उसके पीछे शेरशाह सूरी खड़ा था। इसलिए शेरशाह सूरी को लघु अकबर भी कहा जाता है और मध्यकाल के सबसे प्रभावी शासकों में भी उसे गिना जाता है। उसकी व्यवस्थाएं इतनी बेहतरीन थी, उसने 5 वर्षों में भी इतना बड़ा काम किया था। अब इसके बाद हम अगला कोटेशन पढ़ते हैं। अगला कोटेशन आता है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी, तीर्थ यात्राओं के दिनों तथा सफ़र के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाएं सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था।
शेख नसीरुद्दीन चिराग द्वारा शासनकाल किसके शासनकाल की बात की गई है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात की गई है। ये कोटेशन पढ़कर लगेगा कि भाई बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि बहुत ही कम दामों में भी बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पर हो जाते थे। अब अगला कोटेशन हम देखते हैं, एक ऊँट एक पैसे, जिस पैसे को उस समय पर डांग कहते थे, एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किसके शासनकाल में किसके शासनकाल की स्थिति का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। साथ ही साथ जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका एक और कोटेशन है, ये काजी मुगुसुद्दीन से शिकायत करता है कि उसके अधिकार क्षेत्र का एक कोस यानी कि 1-2 किलोमीटर का एरिया भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वह इतना ज़्यादा परेशान था प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। हालांकि दिल्ली सल्तनत की प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का भी योगदान रहा। उसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में स्थायी और राजा की बड़ी सेना के निर्माण की शुरुआत की। उसने बाज़ार व्यवस्था की शुरुआत की इसी महंगाई को देखते हुए। हालांकि इस बाज़ार व्यवस्था का ज़्यादातर फ़ायदा सैनिकों को होता था, क्योंकि उसके पास सैनिकों को देने के लिए वेतन भी नहीं था। अब इसके बाद में देखिए, ईरान से आया रफ़ीउद्दीन शिराज़ी लिखता है कि मैं आगरा में, अब आगरा की बात हो रही है यहाँ पर। अब ध्यान रखना आगरा से जुड़े कौन कौन से शासक हैं। भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता था। अब इस वीडियो के पिछले समय के दौरान जितना भी मैंने अपना मुंह बजाया हूँ, अगर आपने उसमें थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। अब आप अपने दिमाग में सोचो कि उत्तर क्या होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। भैया इसका आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर ही इतना ज़्यादा उदार व्यक्ति था जिसने आगरा से शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखना ही। अब अगला कोटेशन यहाँ पर देखिए, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर अकबर हो सकता है, तो नहीं है, वो ऐसा नहीं करता था। सिकंदर लोदी ऐसा करता था, क्योंकि वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और 5 वक्त का नमाज़ी था। और कहते हैं कि जब वह अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें नीलाम किया जाता था और उससे प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों की शादी के लिए दहेज दिया जाता था। ध्यान रखना, सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वह निज़ाम शाह था और इसने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर में एक प्रसिद्ध किले का निर्माण इसने करवाया। वह किला कौन सा है ये भी आपको कमेंट में बतानी है। साथ ही साथ इसने आगरा को पहली बार राजधानी के रूप में भी इसी ने शुरू किया था। अब देखिए, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था। तो वह सुल्तान है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही उदार व्यक्ति था और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। अब देखिए, मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। ये जो कोटेशन है ये लिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण से, जो कि उन्होंने आज़ादी के वक्त लाल किले से दिया था।
अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें यह करने पर गर्व है। यह संयुक्त कोटेशन जो है यह है शहीद आज़म का, जिन्हें हम कहते हैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी। उनका यह कथन है और ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे और इन्हें फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तिथि घोषित की गई थी 24 मार्च की, लेकिन अंग्रेज़ों को इतना डर लग गया था कि भाई साहब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वे कहीं छुड़ा ना ले, गांधी जी के दबाव में कहीं इरविन ना आ जाए, इसीलिए इन्हें रात में फांसी दे दी गई एक दिन पहले और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रावी नदी के किनारे फेंक दिया गया और डीजल या पेट्रोल जो केरोसिन होता है वह छींचकर जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि जो गांव वाले थे उन्होंने देख लिया और फिर बड़े ही सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। और खुशवंत सिंह या ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उनकी एक पोएम या उनका एक लेसन है जो मुझे आज भी ध्यान आता है, मैंने 9th में पढ़ा था, उसमें इस तरह का वर्णन मिलता है और इतना ज़्यादा मार्मिक वर्णन उन्होंने किया कि आँखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन लोगों ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिया उन्हें अंतिम समय में एक सम्मानजनक मृत्यु भी नहीं मिल सकी। इसलिए ये हमारे लिए सम्माननीय है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसे नौजवान आज के समय पर जहाँ पर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डूबे रहते हैं, उस समय पर ये देश के प्यार में डूबे हुए थे। अब अगला कोटेशन देखते हैं। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। ये कथन जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। इनका एक महत्वपूर्ण कथन ये भी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन भी इनका है। साथ ही साथ इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं कि जापानी सहयोग से भारत की आज़ादी को प्राप्त करना एक अपमानजनक काम है। इस तरह का एक कोटेशन ये कहते हैं। हमें लगता है कि ये कोटेशन या तो नेहरू जी ने कहा होगा या सरदार पटेल ने कहा होगा या गांधी जी ने कहा होगा। तो ये कथन कहा था खुद सुभाष चंद्र बोस जी ने और ये मानते थे कि हम जापान की मदद से भारत को स्वतंत्र नहीं कराएंगे, हम बस अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली है ताकि वे भारत के सामने झुक सकें। वे बिल्कुल नहीं मानते थे कि हम जापानियों की मदद से या फिर जापान पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र कर पाएगा। साथ ही साथ उनकी एक किताब भी है और वे अपनी जीवनी को इंडियन पिलीग्राम इस तरह से नाम देना चाहते थे। अधूरी जीवनी है उनकी एक। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। आगे हम अगला कोटेशन देखते हैं। भाई ये तो फर्स्ट पेपर के नोट्स आ गए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है जहाँ पर हमने ये कोटेशन पढ़े। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के दौरान जो आसपास का शोर शराबा आ रहा होगा इसने कहीं ना कहीं आपको प्रभावित किया होगा और मैंने जो वीडियो जहाँ पर 20-22 मिनट का होता अपने प्रवचन से इसको 40 मिनट तक पहुँचा दिया। इन दोनों चीज़ों से अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि पूरे ध्यान से पूरे मनोबल से पढ़िए, क्योंकि एक मज़दूर जो कि 250 रुपये दिन के लिए 300 रुपये दिन के लिए 8-10 घंटे लगातार घिसे पिटे काम करता है, वो उसका कर्म है, वो उसे करता है। वो मज़दूर है इसीलिए मज़दूरी कर रहा है। मज़दूरी कर रहा है तो उसको एक पेमेंट मिल रही है। इसी तरह आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी के तौर पर मिलेगा या फिर एक अच्छी समझ के तौर पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।